हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बार दीर्घात समीकरण जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक बार कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे ये पता है बच्चों को दीर्घात समीकरण को हल करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एक बार मैं इसको आपको पूरी तरह बता दूंगा तो फिर दिक्कतें इतनी आएगी नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दीर्घात बहुपद शुरू से ही मैं बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, अगर दीर्घात बहुपद की बात करेंगे तो ये हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या आपको पता ही होगा क्या होती है। ठीक है, जिसमें अंडर रूट में माइनस में नहीं होनी चाहिए, बाकी सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तथा x जो है यहाँ पर x एक चर राशि है। ये चर राशि है। चर राशि आपको पता है जिसका मान बदल सकता है। ठीक है, और तथा ए बी सी को दीर्घात बहुपद के गुणांक कहते हैं इनको। कहते ये कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसके गुणांक हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर किन को हम कहेंगे दीर्घात बहुपद। ठीक है, तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना, जैसे एक मैं समीकरण लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 = 0, तो ये एक दीर्घात समीकरण है। अच्छा, इसमें जो है जो ये चर है x जो है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसको डिग्री कहते हैं, डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है तो वो एक दीर्घात समीकरण है। और इसको मानक रूप में लिखने के लिए, तो मानक रूप में लिखने के लिए सबसे बड़ी पावर पहले आएगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मानक समीकरण। मानक दीर्घात समीकरण। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि भाई 7x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12, तो ये एक मानक समीकरण नहीं कहलाएगी, क्योंकि सबसे पहले बड़ी पावर आनी चाहिए। तो हम इसको मानक में लिखने के लिए, यानी कि इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये एक मानक दीर्घात समीकरण है। ठीक है, तो ये इसका व्यापक रूप है। अच्छा, अब हम करेंगे, तो इसकी हमने जांच कर ली कि ये एक दीर्घात समीकरण है, क्योंकि इसमें इसकी जो डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, दीर्घात समीकरण के मूल। यानी कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम कभी कभी समीकरण हल करते हैं। ठीक है, और उसको हल करते हैं, जैसे मैं एक समीकरण लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0, तो इसको मैं हल करूँगा कैसे, 6 के इससे फैक्टर करो जो 5 आ जाए, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया तो 3 बचा, प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 2। जब x प्लस 3 = 0, तो क्या आ जाएगा, x = -3, और x प्लस 2 = 0, तो x = आ गया -2। अतः
x इज इक्वल टू -2 तथा -3। ये जो स्टूडेंट्स, ये जो है ये इस समीकरण के, दी गए समीकरण के मूल हैं। अतः दी गई समीकरण के मूल है। ठीक है, मूल कैसे हैं कि अगर इन वैल्यूज़ को आप इस समीकरण में रखेंगे तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखिए x² + 5x + 6। अब मैं क्या काम करूं, एक्स की वैल्यू तो -2 रख कर देख लो या -3 रख कर देख लो। अगर मैं -2 रख कर देखता हूं तो क्या होता है, तो जहाँ भी x दिखाए थे -2 रख दो, ये बराबर 0 है। तो हम देखेंगे LHS बराबर RHS आएगा। तो ये आ गया 4 और ये आएगा -10 + 6, तो ये आ गया 10 - 10 बराबर 0। तो ये इससे कट जाएगा तो 0 बराबर 0। अब क्योंकि ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि x = -2 ने समीकरण को संतुष्ट किया है, अतः x = -2 एक मूल भी कह सकते हैं, जीरोस भी कह सकते हैं, या फिर रूट भी कह देते हैं इंग्लिश में, कुछ भी कह सकते हो। तो आपको तो मूल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं और ऐसे जो ये निकल के आते हैं तो ये इसके मूल होते हैं। अब हम कैसे चेक करें कि ये जो हमें मान दे रखा है कोई वो उसका मूल है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं, किसी चीज़ को चेक करना कि ये इसका मूल है या नहीं। चलिए अब अगर हमें एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जांच कीजिए कभी कभी हिंदी गड़बड़ हो जाती है, उसको ध्यान में नहीं देना। कि x = 1 दी गई समीकरण का हल, समीकरण कौन सी, 3x² - 2x - 1 = 0 का हल है या नहीं। ठीक है जी, तो हम क्या काम करते हैं, इसको px मान लेते हैं। जो समीकरण दे रखे ना, इसको मान लो 3x² - 2x - 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या काम करेंगे, x का मान रख दो। x का मान 1 रखा है, x = 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने देखा यहाँ भी 1 रख दिया, 3 1 की पावर 2, तो 2 1 - 1, तो ये आ गया हमारा 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2 - 1। तो हमने क्या देखा, ये 3 - 3 और ये आ गया 0। अगर कोई वैल्यू इसमें रखने पर 0 आ जाता है, ठीक है, px का मान, तो वो दी गई समीकरण का एक हल है। अतः x = 1 दी गई समीकरण का एक हल है। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई और भी लें तो कोई और वैल्यू उसमें रखने पर 0 हो जाए तो वो भी उसका हल होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और आगे करते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कहता है एग्जाम्पल, क्या कहता है कि समीकरण, एक समीकरण दे रखी है kx² + 2x - 3 = 0 में
k का मान ज्ञात करो, जबकि x = 2 समीकरण का एक मूल है, समीकरण का एक मूल है। तो क्या करें, मैंने जैसे बताया था कि भाई इसको आप px लिख लो, kx² + 2x - 3। यदि x = 2 दी गई समीकरण का एक मूल है तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, अतः समीकरण 1 में x = 2 रखने पर, तो मैंने ये p 2 रख दिया, तो k 2 का स्क्वायर + 2 - 3। ठीक है जी। अब मुझे देखना है, देखो जब यहाँ पर हम x की जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं, 2 रख दिया, तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है, इसको 0 रख दो। तो k ये हो गया 4 + 4 - 3, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 4k और +1 = 0, या 4k + 1 = 0। तो 4k क्या आ जाएगा, -1, तो k = आ जाएगा -1/4। तो इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है इस प्रकार का इसमें। ठीक है, चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि भाई जो हमारी दीर्घा समीकरण होती है उनको हल करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो लिखते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। चलिए जी, इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर 3 तरीक़ों से इसको हल करते हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, तीसरी जो विधि है श्रीधराचार्य विधि। तो स्टूडेंट, किसी भी दीर्घा समीकरण को हल करने के लिए हम इन 3 विधियों को अपनाते हैं, या तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे, या पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, या फिर श्रीधराचार्य। अब अगर मैं बात करूं पहली विधि जो कि है गुणनखंड विधि, तो ये विधि कौन सी है। ठीक है, ये विधि कौन सी है, तो ये विधि तो मैं कहूँगा कि आपको पहले से ही पता है, आपने बहुत 9th क्लास में बहुत क्वेश्चन इसी से करे हैं। आप कहोगे सर कैसे। ठीक है, तो जैसे कि भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया था, ये देख रहे हैं आप, ये जो क्वेश्चन करा था हमने, ये गुणनखंड विधि से ही करा था, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हमने क्या काम करा था, ये एक समीकरण दे रखी थी, इसमें से इसको मध्य पद तोड़कर हमने 6 कैसे फैक्टर करे, जो जोड़े घटा के 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6, यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x + 3, तो ये हमारे x + 3 और x + 2, ये हमारे जो इसके मूल आए हैं x = -3 और x = -2, ये हमारे गुणनखंड विधि से ही आए हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये विधि आपको पूर्णतया ठीक मतलब क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि जो कि पूर्ण वर्ग विधि है।
अब इस पूर्ण वर्ग विधि को कैसे करते हैं? दूसरी विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इस विधि को हम कैसे करते हैं? एक मानक द्विघात समीकरण लेते हैं, मानक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये हमारी मानक द्विघात समीकरण क्या है? ये होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c होती है। ठीक है, ये है। अब पूर्ण वर्ग विधि बता रहा हूँ इसको कैसे करना होता है। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 आ गया सपोज। अब स्टूडेंट जो भी x² के साथ हो उससे पूरी लाइन को भाग करना है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? स्टेप 2 कह लो इसको, के समीकरण 1 को a से भाग करने पर, चलिए जी 1 से भाग कर देते हैं। इसको a से भाग करा तो क्या आ गया? x² आ गया। इसको करा तो b/a x आ गया, और इसको करा तो c/a बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इसका स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है कि भाई जो भी कुछ ये है x के साथ, जो भी कुछ है, क्या है x के साथ? x के साथ हमारा क्या है? b/a। आप कहोगे जी b/a है जी, x के साथ क्या है? b/a। तो स्टूडेंट इसको 2 से भाग कर लो, यानी कि जो पूरा जो है इसको 2 से भाग करोगे, ये भी जो भी कुछ आया इसको 2 से भाग करोगे, तो इसको क्या लिखेंगे? b/2a। ठीक है, b/2a, यानी कि ये जो आपका x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, उसको 2 से भाग करना है। अब उसको 2 से भाग करा तो हमारा आ गया b/2a आ गया। अब इसका स्क्वायर, अच्छा इससे पहले आप एक काम कर लो, बल्कि पहले इसको उधर ले जाओ, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो x² प्लस b/a x माइनस c/a, इसको मैं बराबर से दूसरी तरफ ले गया हूँ। अब आपको b, ये जो x का कोफिशिएंट है b/a, इसको 2 से भाग करा तो हमारा b/2a आ गया। तो b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। क्या करना है? थर्ड स्टेप में b/2a का होल स्क्वायर दोनों और जोड़ने पर, ठीक है, तो हमारा था x² प्लस b/a x, तो मैंने इधर क्या चीज़ जोड़ी? b/2a का होल स्क्वायर, और अगर इधर भी जोड़ा है तो मुझे इधर भी जोड़ना पड़ेगा, c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ये तो ज़्यादा बेहतर आपको तब समझ में आएगा जब हम इसके प्रश्न करेंगे, अभी तो सिर्फ आप इतने बात समझ लो। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि ये हमारा किस चीज़ का होल स्क्वायर बन गया? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन गया। ये लेफ़्ट साइड वाला जो है आप करके देख लो, a² प्लस b² प्लस 2ab करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको आगे लिख लो b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा b² अपॉन 4a² माइनस c/a। ठीक है जी, अब क्या करें? अब आप इसका एलसीएम ले लें, 4a², इससे ये कटा, ऊपर आया b², a से ये काटा तो 4a बचा, 4a की मल्टीप्लाई ऊपर गए तो 4ac इज इक्वल टू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इस इधर स्क्वायर होता है और इधर स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ाते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है प्लस माइनस में आती है। चलिए करते हैं, तो अब हम x प्लस b/2a और इधर मैंने चढ़ा दिया रूट, तो b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। तो जब ये रूट चढ़ाते हैं ना, ये जो वैल्यू आती है प्लस माइनस में आती है।
ठीक है, कैसी आती है, प्लस माइनस में। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसको और क्या लिख सकते हैं कि x प्लस बी अपॉन 2a बराबर प्लस माइनस, ये जो 4 है इसको बाहर निकाल लूँ मैं, बाहर निकाल लूँ तो क्या होगा, इसका तो 2 आ जाएगा, इसका a आ जाएगा, अब सिर्फ अंडर रूट ऊपर रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमारा ये रह गया। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको उधर ले जाऊँगा। ठीक है, चलिए चले जाते हैं। एक्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी। अब अगर इधर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो, 2a तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू एक्स। तो यानी कि एक्स इक्वल टू हमारे पास जो आ गया, अच्छा ये देख रहे हैं आप, तो अब एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा पूर्ण वर्ग विधि से हमने x का मान निकाल लिया जो कि ये आया, और इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। कौन सी विधि, श्रीधराचार्य विधि। क्योंकि ये हमारे गणितज्ञ रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं श्रीधराचार्य जी, उन्होंने इसका निर्माण किया था, तो इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, और इसमें हम एक काम और करते हैं कि x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको अंडर रूट डी लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन 2a। ये d क्या है, d यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जहाँ थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो d क्या चीज़ है यहाँ पर, d है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इस d को, इस d को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेट, यानी कि विभिन्न कर। तो विभिन्न कर, एक मिनट, विभिन्न नहीं, वी मिनट कर, मुझे थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें पता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो ये डी हमारा हो गया विभिन्न कर। चलिए जी, तो ये अब विभिन्न कर हमारा हो गया। हमने कहा कि डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी क्या है हमारा, विभिन्न कर। डी क्या है, विभिन्न कर। अब विभिन्न कर को की 3 कंडीशन होगी। अब मैं ये कहूँ कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति तो नेचर हमें मालूम करना है, कैसा नेचर है। ठीक है, तो अब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें जो है डी का मान चेक करते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, पहली बात कि भाई अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है, तथा पूर्ण वर्ग है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये वास्तविक होंगे मूल, ये आपको ध्यान रखना है, ये वास्तविक। ठीक है, परिमेय असमान, परिमेय असमान।
दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो ये तो पहली, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा, वर्ग है। दूसरी कंडीशन है कि डी या तो छोटा होगा 0 से, तो मूल कैसे हो जाएंगे, अवास्तविक, अवास्तविक, ठीक है, अपरिमेय और असमान। ये हमारे मूलों की प्रकृति हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, डी जो है इक्वल टू 0 हो, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक, ठीक है, परिमेय तथा समान। तो इस 3 कंडीशन स्टूडेंट्स आपको याद रखनी ही रखनी है। डी ग्रेटर देन 0 वास्तविक असमान, परिमेय असमान। डी लेसर देन 0 अवास्तविक अपरिमेय असमान। डी इक्वल टू 0 वास्तविक परिमेय समान, ठीक है। तो ये हमारे मूल होंगे। तो अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि एग्जाम्पल कहता है द्विघात समीकरण x² + 6x + 9 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करें हम प्रकृति वाइज की, ठीक है। तो x² + 6x + 9 = 0। इसकी तुलना कर लो आप ax² + bx + c। इसकी तुलना करने पर हमारे पास एक a आता है 1, क्योंकि यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं है। b आता है 6 और c आता है 9। अब आपको क्या चीज़ चेक करनी है, अब आपको चेक करना है d, और d हमारा क्या होता है, d = b² - 4ac। तो b क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c है 9। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 36 - 36, ठीक है। एक मिनट, ये आ गया 4ac। तो 36 - 36 = 0, ठीक है। अब d हमारा 0 आ जाए तो कौन सी कंडीशन होगी, वास्तविक परिमेय। कैसे मूल होंगे, अतः दी गई समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक परिमेय समान, वास्तविक परिमेय तथा समान। बस यही लिख के आपको छोड़ देना है, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ, अगर और कोई समीकरण दे दे, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम। कहते 3x² - 2x + 4, ठीक है। इसके अगर मूल ज्ञात करने हो तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो हमारा d क्या होता है, b² - 4ac। अब b² क्या है, -2 का स्क्वायर और -4a क्या है 3 और c कितना है 4। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास आया 4 - 4 × 12 = 44। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, ये आ गया मेरे पास -44। अब जो -44 आया है, ये जो है 0 से तो छोटा ही है, ठीक है। 0 से कैसा है, छोटा है। तो d < 0 आ गया।
अब जब लेसर देन 0 है तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, मूल कैसे होंगे, अवास्तविक, अपरिमेय, असमान। मूल अतः मूल अवास्तविक, अपरिमेय, असमान, ये मूल होंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर दो कंडीशन तो हमारे पास है, अगर इसी प्रकार अगर ये आता ग्रेटर देन 0 तो हम लिखते हैं मूल, वास्तविक, परिमेय, असमान। तो ये आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। और तो इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जो दूसरी विधि मैंने बताई थी, कौन सी थी, पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरह से हम किसी समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो उसको हम करेंगे अभी। उसको बेहतर होगा कि हम उसको अगले वीडियो में करें। तो आपको 3 या आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया था, इसको आप ढंग से एक बार करेंगे। चलिए, थैंक यू।